अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं बेटा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी बच्चों, जुमा मुबारक। और जुमे के मुबारक लम्हात के बाद हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट होने को है। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ में याद रखा करें और साथ ही साथ ये भी दुआ करते रहें कि जो सिलसिला हमारा तालीमी चल रहा है वो चलता रहे सदा इसी तरह, और ये कभी रुकने ना पाए, थमने ना पाए, और जल्द हमारा फिजिकल सिस्टम जो है एजुकेशन का वो भी बहाल हो जाए, अल्लाह करे। लेकिन वही बात है कि मैं कहता हूँ हमेशा बच्चों से कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो मुश्किलात जितनी भी आए हमने फेस करना है उन्हें। हमने उनके आगे चट्टान बन के खड़े होना है, पहाड़ बन के खड़े होना है, और कोशिश करनी है कि जितनी कोशिशें की जा रही हों हमारे ख़िलाफ़ तालीम को रोकने के लिए हमारे ऊपर मुसद्दत लोगों की जानिब से, हमने जो है उनका मुकाबला करना है और अपने सफ़र को जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। सो लास्ट टाइम आपसे कब बात हुई थी? कल बात हुई थी मेरे ख्याल से। और कल हमने क्या पढ़ा था? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। मैंने कहा था चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है कल, और चैप्टर नंबर 3 बहुत पसंदीदा चैप्टर मेरा, बहुत अच्छा चैप्टर। आप भी इसको पढ़ेंगे तो तमाम वही चीज़ें देखें जो हम अपने रियल लाइफ में देखते रहते हैं ना, फिजिक्स में जो है तमाम उसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है और लीनियर मोशन क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर का उन्वान समझ सकें, इस चैप्टर की थीम समझ सकें कि इसमें किस तरह की बात होगी, और फिर आगे लेकर हम चलेंगे अपनी गुफ्तगू को। सो काइनेमेटिक्स का वर्ड आप लोगों के लिए नया है बिल्कुल, या इससे पहले सुन चुके हैं आप लोग? और लीनियर मोशन का भी? काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इन दोनों में से कोई वर्ड कभी आपने सुना है या दोनों ही आपके लिए नए हैं? क्या यस सना? किस बात पे यस का है? अच्छा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे ना, अक्सर औकात समझ में नहीं आती बात। सुना है, अच्छा इस बात पे कहा है, ठीक है। क्या सुना है इसके बारे में ये भी बता दें अब। एक मिनट रुक जाए, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करें। चलें जी, सना माइक ऑन करें अपना अपने पास से और बताएं फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइनेमेटिक्स रिलेट करता है जो चीज़ें मोशन से रिलेट करती हैं। अच्छा, मोशन से रिलेटेड है यानी ये वर्ड आपने कहा, ठीक है, हो जी। गया। और लीनियर मोशन? लीनियर मोशन कोई ऐसी मूवमेंट जो एक लाइन में हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा डिफाइन करने की आपने कोशिश की, अब मैं इसको मजीद एलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है, गुड। और कोई, और किसी के पास कोई आइडिया? देखें किसी भी वर्ड की मीनिंग ना उसके अंदर ही छुपी हुई होती है, तो थोड़ा सा हमें गौर करने की जरूरत है। अब इन्होंने कहा काइनेमेटिक्स मोशन से रिलेटेड है और लीनियर मोशन वो मोशन जो किसी लाइन के ऊपर हो रहा हो। चलें जी, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर किसी और के पास कोई और आइडिया नहीं है तो फिर मैं
बात को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? शुड वी प्रोसीड? ओके जनाब, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, ये हमने जानना है बेटा। काइनेमेटिक्स जानने से पहले पहले चलूंगा आपको अपने सेकंड लेक्चर पर। मेरा सेकंड लेक्चर याद कीजिए कि जब मैंने आप लोगों को बताया था मोशन विथ फोर्स, विथ रेफरेंस टू फोर्स एंड मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स, क्या वो बात आप लोगों को याद है? वो कंसेप्ट आपके पास है? एक फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी था जो बॉल को किक कर रहा था, ठीक है, और एक साहब थे जो गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। मैंने कहा था ये जो गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं इनका एक कांस्टेंट टच, एक इनका कांटेक्ट बना हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ मुसलसल। ये पुश करते जा रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे ये हाथ हटाएंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। वो था मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स, जिसके लिए फोर्स की लाजमी जरूरत है। लेकिन वो जो बॉल वाली एग्जांपल थी वो क्या थी कि एक बार आपने किक कर दिया तो बॉल खुद ही आगे जाएगी फिर, ठीक है? वो मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स था। ये याद है सबको? नहीं याद? किसी को भी नहीं याद? पता है तो बताएं ना। हाँ तो फिर अब बेटा वहां पर मैंने एक ब्रांच डिफाइन की थी फिजिक्स की, और वो थी मैकेनिक्स। फिजिक्स की ब्रांच डिफाइन की थी मैकेनिक्स, की थी कि नहीं की थी? मैकेनिक्स में क्या था कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच थी कि जिसमें हम ऐसे मोशन की बात करते हैं जो विद रेफरेंस टू एनी फोर्स हो रहे हों, ठीक है? लेकिन बेटा ये जो काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे मोशन की बात करते हैं जो विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स हो रहा हो, ठीक है? डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगा। कौन है ये, जानते हैं इसको? यस, विराट कोहली, जेंटलमैन, बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बल्लेबाज, बहुत जबरदस्त कवर ड्राइव मारता है ये, और अभी भी एक ड्राइव मार रहा है बेहतरीन सी ये, या गालिबन स्ट्रेट शॉट खेल रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ से शायद ड्राइव लग रही है ये, लेकिन बहुत बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल, तमाम चीजें मशहूर है, सब पसंद करते हैं पूरी दुनिया में। अब इसने जो शॉट खेला है बेटा, बॉल आपको कहाँ नजर आ रही है? बॉल कहीं बीच में नजर आ रही है? बल्ले के साथ बॉल आके थोड़ी देर के लिए टच होती है बेटा, उसको कहते हैं इम्पल्स, बताया था मैंने, इम्पल्स, ठीक है? बॉल आती है और थोड़ी देर के लिए बल्ले से टच होती है, बैट्समैन शॉट मारता है, हिट करता है, और बॉल ये जा वो जा, ठीक है? तो बॉल यहां पर भी ट्रेवल कर रही है, कहीं जा रही है। तो ये कौन सी एग्जाम्पल हुई? मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स या मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स? कौन सी एग्जाम्पल है मोशन की? जी बेटा बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बेटा बताइए कौन सी एग्जांपल है, मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स या मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स? आसान सी चीज है, जल्दी से।
यस, आमना, फिजा, मनाल, मरियम, मीराब, हसन रजा, सना, यमुना, किसी को भी नहीं पता। बड़े अफसोस की बात है ना। जी बेटा, ये विदाउट डिफरेंस टू फोर्स होगा, विद डिफरेंस टू फोर्स नहीं हो सकता। फोर्स एक बार लगी है ना बेटा, एक बार लगी है, मुसलसल कांटेक्ट नहीं बना हुआ। मुसलसल कांटेक्ट बना हुआ होता है बॉडीज का, तो वो मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स होता है। ये मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स है। ठीक है, तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं काइनामेटिक्स को। क्या है काइनामेटिक्स? अभी हमारी बात हुई, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of objects without any reference to the force or agent causing the motion is called kinematics। कह रहे हैं फिजिक्स की वो ब्रांच है ये कि जिसमें हम किस तरह के मोशन की बात करते हैं कि जो विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स हो रहा हो, जस्ट लाइक क्रिकेट। ठीक है, जैसे अभी क्रिकेट की एग्जांपल दी मैंने, उसके अंदर बॉल जा रही है। अच्छा, फोर्स के साथ साथ एजेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एजेंट मतलब कोई भी चीज जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में अपना किरदार अदा कर रही है, और वो फोर्स ही होती है बेटा। फोर्स को ही एक एजेंट कहा जाता है। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स की बात हो गई। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो हमारे पास है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन की एग्जांपल है बेटा। क्या पता चल रहा है इससे? इससे क्या मालूम हो रहा है? क्या इंडिकेट कर रहा है ये? बिल्कुल, द ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं लीनियर मोशन को कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ and every particle in the body is being displaced by the same amount, then this motion is called linear motion। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी बेटा स्ट्रेट पाथ में मूव हो या कर्व्ड पाथ में। कर्व का मतलब जैसे चौरंगी नहीं आती बेटा, चौरंगी भी जब आती है, चौरंगी पे गाड़ी चल रही होती है, तो थोड़ा सा जब हम टर्न करते हैं गाड़ी को, गाड़ी जब भी एक लाइन में मूव कर रही होती है। ऐसा नहीं है गाड़ी का पिछला वाला पार्ट जो है वो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और आगे वाला अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं एक ही साथ। जब ये तो कह रहे हैं कि इन द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट, पार्टिकल इन द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट, यानी उस ऑब्जेक्ट का हर हर पार्टिकल, हर हर हिस्सा सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहा है, सेम अमाउंट से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ के अंदर या कर्व पाथ के अंदर मूव हो रही है बेटा, तो वो मोशन हमारे पास लीनियर मोशन कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बेटा? काइनेमेटिक्स और लीनियर मोशन मैंने बता दिया, चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। यानी हम इसमें लीनियर मोशन की काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। लीनियर मोशन को स्टडी करेंगे, इसकी काइनेमेटिक्स क्या है। और काइनेमेटिक्स मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स की वो ब्रांच कि जिसमें हम ऐसे मोशन के बारे में स्टडी करते हैं जो विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स हो रहा हो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्लास में टाइम पर आए करें भाई सब, स्टार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे, रेस्ट एंड मोशन। दो तरह के वर्ड हैं बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट, और ये जानना बहुत अहम है हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ठीक है, क्या है आपके ख्याल में, कभी आपने ये दो वर्ड सुने, द रेस्ट एंड द मोशन? जी, किसी को आइडिया इस बारे में?
ठीक है, सना कह रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रुका हुआ हो, जैद भी यही कह रहे हैं, रुका हुआ और मूविंग, बिल्कुल माशाल्लाह आपको आइडिया है बेटा। रेस्ट ये क्या है? स्टेट है ऑब्जेक्ट का। स्टेट मींस बेटा हालत, स्टेट मींस हालत। जैसे आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो, मैटर की हालतें, मादे की हालतें, इसी तरह बेटा ये रेस्ट और मोशन भी स्टेट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, कि ऑब्जेक्ट किस हालत में मौजूद है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, एक जगह स्टॉप हुआ है, तो वो रेस्ट में होता है। यानी रुका हुआ ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाता है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू कर दे, यानी वो रुका हुआ ना हो बल्कि मूव कर रहा हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये मोशन में है। सही है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और मोशन में क्या होगा? इसका उलट हो जाएगा। अ बॉडी is said to be in the state of motion if it changes its position with respect to its surrounding। पोजीशन चेंज कर रहा है यानी मूव कर रहा है तो मोशन में, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, रुका हुआ है तो रेस्ट में है। ये बात क्लियर है सबको रेस्ट एंड मोशन की? आप में से कौन कौन है जो मोशन में क्लास लेता है, या सब रेस्ट में होते हैं? ऐसा तो नहीं है कोई चलते फिरते क्लास ले रहा हो? हाँ जी, जी मरियम, आप मूव कर रही हैं क्या इस वक्त? ठीक है, अब हम अपने सराउंडिंग में अगर देखते हैं तो हमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिलती हैं बेटा रेस्ट एंड मोशन की। ठीक है, और उसको आप लोग ऑब्जर्व किया करें। हमारे दरमियान, हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए होते हैं। हमारा फर्नीचर है, हमारे घर का सामान है, सब रेस्ट में होता है। ठीक है, हम लोग ही ज़्यादातर उसमें मोशन में होते हैं अपने घर के अंदर। बाहर जाएं तो हमें गाड़ियां नज़र आ रही होती हैं मोशन में। ठीक है, आसमान पर देखें तो परिंदे नज़र आ रहे होते हैं मोशन में। ऐसा ही है ना? चलें आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे मोशन की टाइप्स की। हमारे कोर्स के अंदर मोशन की टाइप्स मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन जो है वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, ये हमने इसके अंदर बताना है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेटा वैसे तो काफ़ी टाइप के मोशन होते हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन इस वक्त हम जो कंसीडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो उनको कंसीडर करेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर मौजूद हैं। और हमारे कोर्स में जो पहली टाइप मौजूद है बेटा वो है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। अच्छा, ये वो मोशन है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन कि जिसका जिक्र मैं चैप्टर के स्टार्ट में ही कर चुका हूँ ना। पहले मैंने काइनेमेटिक्स समझाया, काइनेमेटिक्स के बाद मैंने लीनियर मोशन बता दिया था। तो इन दोनों का जिक्र जो है वो मैं पहले ही कर चुका हूँ आपके सामने। सही है, ट्रांसलेटरी कहा जाए या लीनियर मोशन कहा जाए एक ही बात होती है। क्या होता है अभी मैंने बताया, कौन रिपीट करेगा? हैंड रेस कर लें अपना, और फिर मैं माइक ऑन करूंगा, आप एक्सप्लेन करेंगे। जो 2-3 स्टूडेंट्स बाद में आए वो भी इस बात को सुन लेंगे। कंजा, कैन यू एक्सप्लेन?
यस कंजा, ओके ओके, आपने सुना नहीं था, दैट मीन्स आप लेट थी। मनाल अफरीदी, स्टार्ट से कौन था भाई इस क्लास में? अच्छा जी, मुझे लग रहा है मैं था खाली, ऐसा तो नहीं है? सुन लें एक दफा, फिर सुन लें। मैंने बताया था आपको कि ट्रांसलेटिव मोशन या लीनियर मोशन वो होता है कि जो एक लाइन पर हो रहा हो, एक स्ट्रेट पाथ में हो रहा हो या कर्व पाथ में हो रहा हो। जैसे कि मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी थी कि गाड़ी रोड पर चल रही है बेटा, अब चाहे गाड़ी स्ट्रेट रोड पे चल रही हो या कर्व पे। कर्व मींस जैसे हम चौरंगी पर जाते हैं, क्रॉसिंग पर जाते हैं, तो वहां पर गाड़ी को टर्न करना पड़ता है, तो गाड़ी कर्व पाथ के अंदर मूव कर रही होती है। लेकिन फिर भी उस वक्त भी गाड़ी के जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। इक्वली डिस्प्लेस मींस गाड़ी का हर हर पार्ट सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। ये नहीं है कि पीछे वाला पार्ट जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और आगे वाला पार्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तमाम एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन में या कर्व पाथ में अगर किसी चीज का मोशन हो रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो मोशन बेटा आपके पास लीनियर मोशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, एंड अगर कोई सवाल है, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे। वैसे बहुत आसान सी टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में। सही है जी, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं अब। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, जरा देखते हैं। रोटेटरी मोशन। बता दें जरा आप, ये तो कोई बता दे रोटेटरी मोशन क्या होता है। रोटेटरी, इसके नाम से ही कुछ क्लिक करता है माइंड के अंदर। रोटेटरी, रोटेशन से निकला है। रोटेशन का मतलब चक्कर, घूमना। अब तो बता दें। यस 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 यस, बिल्कुल। विच स्पिन्स और रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। हमारे किताब के अंदर भी इसी तरह बताया गया है, बिल्कुल। घूमने वाला मोशन जैद कह रहे हैं, किसी चीज का घूमना, घुमाना। ठीक है, एग्जाम्पल दे दें जी जनाब कोई, फिर मेरे पास भी एक एग्जाम्पल है वो दिखाऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो एग्जाम्पल दी वही मेरे पास भी है। कितना प्यारा पंखा है देखें, खूबसूरत सा, छत पे लगा हुआ है, फिक्स है। अभी एक बात कही ना उन्होंने, फिक्स। ठीक है, एक पॉइंट पर फिक्स है और फिक्स रहते हुए घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर पर चक्कर पूरे कर रहा है, तो इसका मोशन रोटेटरी मोशन होगा। दैट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी फिक्स्ड पॉइंट पर रहते हुए उसके अराउंड रोटेट कर रही हो तो वो मोशन रोटेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, इससे आसान कोई बात हो नहीं सकती, नाम से ही जाहिर हो गया था। बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं आपने, प्लैनेट्स की, अर्थ की। गुड गुड गुड, वेरी गुड। आए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इफ अ बॉडी spins or rotates about a fixed point or axis, its motion is called rotatory motion. ठीक है, एक बात बेटा बताना मुझे जरा, ये एक्सिस किसको कह रहे हैं? ये एक्सिस समझते हो आप? ये जहां से फिक्स किया हुआ है ना, फिक्स करने के बाद छत से ये एक रॉड है पूरी, देख रहे हैं आप, ये इस रॉड के अराउंड घूम रहा है, ये इस रॉड के अराउंड घूम रहा है, तो ये रॉड इसका एक्सिस कहलाएगी। जिस लाइन के अराउंड कोई चीज रोटेट कर रही हो ना, जिस लाइन के परपेंडिकुलर कोई चीज रोटेट कर रही हो, वो उसका एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट और अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है ये फैन। आ गई बात समझ में? बट एक वर्ड और है यहाँ पर,
रोटेट के साथ साथ स्पिन का वर्ड यूज हो रहा है, तो स्पिन और रोटेट एक ही चीज है या फर्क है दोनों में? स्पिन और रोटेट में फर्क है क्या? स्पिन और रोटेट, सोचिए। देयर इज अ बिट डिफरेंस, बिग डिफरेंस नहीं, बिट डिफरेंस। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन कमाल का डिफरेंस है वो, दिल को छू लेने वाला। बच्चों, जमीन घूमती है क्या सूरज के गिर्द? घूमती है ना? बच्चा बच्चा जानता है ये बात। जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। अब आपको पता है वो दो तरीकों से घूमती है। एक तो वो चक्कर लगाती है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने को रोटेट करना कहते हैं। किसी के गिर्द, सुन लेना, किसी के गिर्द चक्कर लगाना रोटेशन होता है, किसी के गिर्द चक्कर लगाना रोटेशन होता है, जैसे जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। आ गई बात समझ में? अब जमीन का अपना एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पर वो मूव कर रही है, जिस रास्ते पर वो मूव कर रही है, उस रास्ते पर रहते हुए जमीन खुद भी घूमती है। जस्ट लाइक जब कोई स्पिनर बॉल करवाने आता है तो वो बॉल को हाथ में लेकर घुमा रहा होता है, तो बॉल उसके हाथ में रहते हुए घूम रही होती है। समझे बात को? इसी तरह जमीन उस ऑर्बिट पे रहते हुए हल्का हल्का घूम रही होती है। एक तो चक्कर लगा रही है और एक अपने प्लेस पर रहते हुए घूम रही है, उसको कहते हैं स्पिन करना। कि अपनी जगह पे रहते हुए हल्का हल्का घूमना, प्लेस चेंज ना करना, खुद घूमते रहना, जैसे आप बॉल को लेकर घुमाए वहां पर, ठीक है, तो वो आपके पास स्पिन कहलाता है। तो बेटा, स्पिन करे कोई बॉडी या रोटेट करे फिक्स पॉइंट और एक्सिस पर, उसका मोशन रोटेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो? सही है, कोई सवाल? ओके, तो बता दिया करें, यस और नो में बता दिया करें, ठीक है, अच्छी बात है अगर ये चीज आसानी से समझ में आ रही है आपको तो। तीसरा, वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन, ये क्या होगा आपके ख्याल में? वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन? मोबाइल वाइब्रेशन, अच्छा। और अप एंड डाउन मूवमेंट कहा जा रहा है, अच्छा जी। और हसन रजा, जरा एक्सप्लेन करें, मैं माइक ऑन कर रहा हूं आपका। यस, हसन रजा, अनम्यूट करें और बताएं टू एंड फ्रो मोशन के बारे में।
हसन अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मैंने तो कर दिया है यहां से, अब देखें। हुआ? नहीं हो रहा? अच्छा, हैरत की बात है। कीजिए, ट्राई कीजिए आप। बेटा वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन, इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक पिक्चर देखें क्या है ये इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, ये क्लॉक है और क्लॉक के साथ ये एक पेंडुलम अटैच है। ठीक है, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट आप फिजिक्स में करेंगे लैब में, उससे पहले ही इसकी एक एग्जांपल देख रहे हैं आप। बेटा ये मूव करता है टू एंड फ्रो। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मूव करता है। टू एंड फ्रो से मुराद क्या है? टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ये जिसका पेंडुलम है ये इधर जाएगा, ठीक है, और फिर इधर जाएगा। यस, लेफ्ट एंड राइट। ये जो उसकी पोजीशन है ना ओरिजिनल, ये कहलाती है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और ये लेफ्ट और राइट मूव करता रहता है। इस लेफ्ट और राइट मूवमेंट को कहते हैं बेटा टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। बेटा जब ये यहां से चलना शुरू करता है और यहां पे आता है, यूं आता है फिर वापस जाता है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, तो ये एक चक्कर मुकम्मल होता है। ए से बी और बी से ए, ये पूरा एक चक्कर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। एक पूरे चक्कर को, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो जब कोई बॉडी वाइब्रेशंस परफॉर्म करे, ऑक्सीलेशंस परफॉर्म करे या टू एंड फ्रो मोशन करे, तो उसके मोशन को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन, जो कि आपके सामने नाम लिखा हुआ है। और इसका नाम वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन भी इसी वजह से है। इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन करता है, दैट्स वाई इसका नाम ये है। ये हमारे पास बेटा जो तीन टाइप्स हमारे कोर्स में थी मोशन की, वो हमने कंप्लीट कर ली यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं अगली बात के ऊपर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नाम सुना है कभी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का? क्या होती हैं ये? क्या होती हैं ये? फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं टाइम क्या हुआ है, तो आप टाइम कैसे बताएंगे मुझे? टाइम किस तरीके से बताया जाएगा अगर मैं आपसे टाइम पूछता हूं? 5 बजे, 6 बजे, 6:30 हुए हैं, 2:15 हुए हैं, ये नहीं बोलेंगे आप। 8 बजे हैं मगरिब की डायरेक्शन में। ठीक है,
3 बजे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सुबह के 9 बजे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ऐसे तो टाइम नहीं बताते ना कभी, यानी टाइम बता रहे होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं, मिकदार बता रहे होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी बता रहे होते हैं। मैग्नीट्यूड कहते हैं क्वांटिटी को, आप कभी भी डायरेक्शन नहीं बताते, सही है। लेकिन अगर टाइम से हटकर बात करें, किसी और क्वांटिटी की बात करें, तो आपके पास इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी बताने के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। क्या आपको पता है ऐसी कोई क्वांटिटी, कोई ऐसी क्वांटिटी कि जिसका मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बतानी पड़ती हो, या किसी काम में, किसी टास्क में वो चीज इंक्लूड हो? चले थोड़ा सा हिंट देता हूं। एक बॉक्स को, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अपने एक लेक्चर में, एक बॉक्स को पुश किया जा रहा है, ठीक है, फोर्स लगाई जा रही है उस पर, बस ये हिंट है, आप बताएं। एक बॉक्स पर फोर्स लगाई जा रही है और वो बॉक्स मूव कर रहा है, यहां से क्या कह सकते हैं हम? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात कंजा। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ दो एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। एक टाइम की बात की मैंने स्केलर और वेक्टर डिफाइन ही नहीं किया। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे बात की है एक टाइम की, कि टाइम जब हम बताते हैं तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। अब आपने ऐसी क्वांटिटी बतानी है, एक ऐसी क्वांटिटी बतानी है कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो बेटा जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं ना, फोर्स की भी क्वांटिटी होती है, कोई कम लगाता है, कोई ज्यादा लगाता है, ठीक है। छोटे बच्चे को लाके खड़ा करते हैं, कम लगाएगा, कोई मोटा सा आदमी हो वो ज्यादा लगाएगा, ठीक है। फोर्स, फोर्स का फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ना, बिल्कुल, ठीक है। अब फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है, कि डायरेक्शन हम किस तरफ लगा रहे हैं। अगर मुझे गाड़ी जो है वो आगे की तरफ लेके जानी है, तो मैंने एक डायरेक्शन उसकी मुहैया कर ली ना, कि मुझे इस तरफ लेके जाना है। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन की भी बहुत जरूरत है। यानी जब आप फोर्स लगाते हैं तो जरूरी है कि आप डायरेक्शन नापे उसकी, कि आपको किस किस तरफ डायरेक्ट करना है, ठीक है। दैट मीन्स फोर्स वो क्वांटिटी है कि मिकदार के साथ साथ इसके अंदर सिम्त की भी बहुत अहमियत है, डायरेक्शन की भी बहुत अहमियत है। तो अब दो तरह की क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। दो तरह की क्वांटिटीज आ गई। एक वो क्वांटिटी होती है कि जिसके बारे में बताने के लिए, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, और एक वो क्वांटिटी होती है जिसके बारे में बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। अब वो कि जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है वो स्केलर होती हैं, और जिनमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो वो वेक्टर होती हैं। लीजिए इसको डिफाइन कर देते हैं हम, डेफिनेशन पढ़ लें इन दोनों की, एंड कोई सवाल है तो बता दें। The physical quantities which are completely specified by their magnitude only are called scalar quantities. और वेक्टर में क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, which are completely specified by their magnitude and direction both are called vector quantities. तो ये डिफरेंस है हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। आगे जाके फिजिक्स में हम जितनी क्वांटिटीज पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपसे पूछा करूंगा बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा, क्योंकि पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें अक्सर औकात हमें क्वांटिटीज देकर पूछते हैं कि बताएं ये जो 4 क्वांटिटीज लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी है जो स्केलर है, या कौन सी है जो वेक्टर है, ठीक है। सो ये हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर की बात हो गई। बताइए अब इसमें कोई सवाल? ठीक है बच्चों।
अच्छा जी, कोई सवाल नहीं है जनाब। आज का लेक्चर बड़ा सिंपल लग रहा है आपको, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे आगे जाके। बी प्रिपेयर, बी रेडी। अगली चीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो टर्मिनोलॉजीज और हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले ही बताता चलूं, ये वो वर्ड हैं कि जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर यूज करते रहते हैं। यार मैंने बड़ा डिस्टेंस कवर किया है आज, ठीक है, नहीं तुम्हारे घर से मेरे घर तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं नहीं आ पाऊंगा इतनी गर्मी में, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज कर रहे होते हैं। अब लोग समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरह की चीज है। नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हैं दोनों फासले, ये बताता चलूं, हैं दोनों फासले, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो आपको ये पिक्चर क्लियर कर देगी। आपके सामने रख रहा हूँ, देखें। इसमें इन्होंने यही बताया हुआ है, ये घर बना हुआ है और ये स्कूल बना हुआ है आपके पास, ठीक है। और घर से स्कूल तक का ये रास्ता दिखाया है उन्होंने। ग्रीन वाली लाइन पे इन्होंने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और ये यहाँ पर एक रास्ता ये दिखाया हुआ है। ये बताना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं इस तरह से? यस, हाँ जी, क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही बता रहे हैं ये कि घर से स्कूल जाने के या स्कूल से घर आने के दो तरीके हैं भाई। या तो सीधे सीधे आ जाओ, ठीक है, या फिर मुख्तलिफ रास्ते बदल के आओ। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं जी, आपने जो है वो आदम जी स्कूलिंग सिस्टम से जाना है सदर, तो आप क्या करेंगे? इम्तियाज के सामने आएंगे और वाला रोड सीधा आप लेंगे और सदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कहें, आपने जिद लगाई हुई हो, नहीं जी मैं तो पीछे निकलूंगा जियाउद्दीन की तरफ से और इधर घूमूंगा और उधर घूमूंगा, उधर से जाके फिर जाऊंगा सदर, तो ये अब आपकी जिद है। आपकी जिद की वजह से रास्ते की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आप डिफरेंट डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं वो रास्ता। सीधा रास्ता भी है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। जस्ट लाइक दिस इमेज, इस इमेज में यही दिखाया जा रहा है भाई, सीधा सीधा रास्ता है स्कूल जाने का, तो ये दूसरा रास्ता क्यों इख्तियार करें हम? पहले यूं जाएं, फिर यूं टर्न हो, फिर यूं टर्न हो। तो बेटा ये डिफरेंस है हमारे पास कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है या वो डायरेक्शन चेंज करती रहती है। अब आपको इस पिक्चर को देख के समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम को देख के, कि अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शंस को बार बार चेंज कर रही है तो वो फासला डिस्टेंस कहलाएगा। और अगर वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो वो फासला आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स from one point to another point by traveling in different directions, आ गया यहाँ पे, then it is called distance। but displacement में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट खुद एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट खुद एक डिस्टेंस है, एक फासला है ना। बट कैसा फासला है, कैसा डिस्टेंस है? क्या कहा जा रहा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में अगर फासला तय हो रहा है तो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये हमारी बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब बताइए यहां तक कोई इशू किसी को? सारी बातें समझ में आ गई सही से?
ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ बेटा। इफ आई हैव 2 पॉइंट्स A एंड B, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं यहाँ पर, देखिएगा। बेटा एक पॉइंट है मेरे पास A और एक पॉइंट है मेरे पास B। A से B तक जाने का मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं सीधा सीधा चला जाऊं, और एक तरीका यह है मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, ऐसे करके फिर B पर आऊं। ठीक है, दो तरीके। वो तरीका कि जिसमें मुझे डायरेक्शन चेंज ना करनी पड़े, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करवाता है, और जिसमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़े वो डिस्टेंस कहलाता है। यानी अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है एक डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, उसका फासला। और अगर वो इस तरह से डायरेक्शन चेंज करके जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करके जा रही है, तो वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा। आई समझ में आप? अच्छा, वेक्टर एंड स्केलर का भी बता देते हैं बेटे। ऐसी क्वांटिटी कि जिसके बारे में बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी मिकदार, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन अगर मिकदार, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की, सिम्त की भी जरूरत पड़े, तो वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ये डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। नहीं बेटा, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, आपका डिस्कनेक्ट हुआ था जैद, यहां से नहीं हुआ था। सही है बेटा, क्लियर हुआ? स्केलर वेक्टर क्लियर हुआ? और अगर कंफर्म करते हैं आप कि हाँ डन है, तो फिर मैं आपसे दो बातें करके लेक्चर को खत्म करता हूं। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, सब डन लिख दें कमेंट में। अच्छा चले, मैं एक दफा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और बता देता हूं। फरमाइश आई है जी, डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। अगर मुझे ए से बी पर जाना है बच्चों, तो ए से बी पर जाने के दो तरीके हैं, या तो मैं एक डायरेक्शन में जाऊंगा या मैं डिफरेंट डायरेक्शन में जाऊंगा। तो अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी पोजीशन को चेंज करती है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, डन है? जेड डन है बेटा? एक चीज मुझे आपको ये कहनी थी कि जब आपका टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट में अक्सर ऐसे ऑप्शन होते हैं कि उसमें जो है ना, मिसाल के तौर पर मैंने दिया हुआ है, आपको दिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ए ऑप्शन दिया हुआ है मैंने एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है 1/x², सी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है आपको 1/x⁻², और डी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है आपको बोथ बी एंड सी। अच्छा, अब हुआ क्या, आपने देखा तो भाई बी और सी सर दोनों ही सही हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, यहां पर नहीं है। बी और सी, अक्सर ऐसा होता है दो ऑप्शन के आंसर सही होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, किसी एक पर लगा देते हैं। बी पर लगा दिया उन्होंने, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि सी ऑप्शन भी सही था। तो बेटा जब दो आंसर सही होते हैं ना, उस सवाल में एक ऑप्शन दिया हुआ होता है बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड डी, बोथ बी एंड डी। जिस सवाल में ये ऑप्शन आए ना, उस सवाल के ऑप्शन को आपने गौर से देखना है, हो सकता है उसमें दो आंसर सही हो। तो अगर बी एंड सी सही है, तो फिर आप ये वाले ऑप्शन पे जब टिक करेंगे ना, बोथ बी एंड सी पे, तो आपका जवाब सही होगा, तो आपको उसके नंबर मिलेंगे।